हेलो प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में गणित विषय का 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों। और याद रखिएगा, आप लोग का एग्जाम जो होगा इसमें मुख्य रूप से 100 ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा और 100 में से आपका कितना आंसर देना है, आपको 50 ऑब्जेक्टिव को आंसर करना है, 50 ही गोले भरने हैं आपको। तो यहाँ पर जो मैं 50 आपको बताने वाला हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्नों को देखना है आपको एक से लेकर के अंत तक, और वीडियो के अंत में आपको बताना है कि आपका टोटल मार्क्स कितना आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, इससे हमको पता चलेगा बच्चों की आपकी तैयारी कैसी है। चलिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? आपको सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। हम लोग जानते हैं पूर्ण संख्या कहते हैं जीरो से शुरू होकर के अनंत तक जाने वाली संख्या। जीरो, एक, दो, तीन, इस प्रकार से जाएगा तो इसको बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। अगला है प्रश्न आपका दूसरा नंबर का, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है? यानी मान लीजिए दो परिमेय संख्याएं, एक है आपका 1/2 और एक है आपका 5/3। इन दोनों के बीच कितने आप परिमेय संख्या निकाल सकते हैं? तो इसके बीच हम लोग अनंत यानी कि अपरिमित रूप से अनेक, इसका मुख्य रूप से हम लोग परिमेय संख्या निकाल सकते हैं इन दोनों संख्याओं के बीच। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये प्रश्न आपको 2 से 3 बार पूछा हुआ है बच्चों, ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? मैं आपको 100% लिख देता हूं, इस तरह का एक प्रश्न आपको मिलना ही मिलना है। आपको प्रश्न सीधा सीधा रहेगा, निम्नलिखित में कौन भाज्य संख्या है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, इस प्रकार से आपको एक प्रश्न रहेगा। आप यहां से लेकर के लेके जाओ, आपको मिलना ही मिलना है इस तरह का प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? आपको पूछ रहा है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? वही संख्या जो सिर्फ और सिर्फ स्वयं से कटता हो और एक से कटता हो। किससे? स्वयं और एक से, यानी कि खुद से भाग लगे और एक से भाग लगे। तो 15 को अगर देखेंगे तो 15 जो है मुख्य रूप से 3 से भी भाग लगता है, 3 5 15, 5 या 15, तो ये नहीं होगा। 23 को ध्यान देंगे तो 23 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 23 खुद से 23 से कटेगा और एक से कटेगा और कोई अन्य दूसरी संख्या नहीं है जो इसको काटे। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अनुपात होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है बच्चों मुख्य रूप से आपका 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है आपका 2। अब दोनों का अनुपात पूछ रहा है। कभी भी आपको अनुपात पूछेगा, अनुपात मतलब होता है बच्चों बटे, यानी कि डिवाइड। तो 4/2 हो जाएगा। अब 2 एकम 2, 2 दूना 4, ऊपर कितना आ गया 2 और नीचे कितना आया 1, तो 2:1 हो जाएगा। 2:1, 2:1 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5वें नंबर का, निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है? आपको बताना है इसमें से यौगिक संख्या कौन सी है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यौगिक संख्या जो है मुख्य रूप से भाज्य संख्या का दूसरा नाम है। यौगिक संख्या किसका नाम है? भाज्य संख्या का दूसरा नाम ही यौगिक संख्या है। तो आपको कभी भाज्य संख्या पूछे या आपको यौगिक संख्या पूछे, उसका आंसर एक ही होगा, सेम होगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से बताना है कि भाज्य संख्या कौन सी है, यानी कि यौगिक संख्या कौन सी है। तो भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जो खुद से कटे, एक से कटे और उसके अलावा किसी दूसरे संख्या से भी भाग लगे। तो यहाँ पर देखेंगे अगर, तो 21 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 21 किससे कटेगा? 21 खुद से कटेगा, एक से कटेगा, 21 3 से भी कटेगा, 3 7 21, 7 से कटेगा, 7 से 21, इस प्रकार से। तो आप लोग को याद रखना है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या? इन चारों में से आपको बताना है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो आप लोग जानते हैं बच्चों, सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो होती है एक। एक से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जब हम इसमें जीरो लगा देंगे तो वो हो जाता है हमारा पूर्ण संख्या। कैसी संख्या? पूर्ण संख्या। अगला प्रश्न है, √3 है एक। √3 कैसी संख्या है? परिमेय, अपरिमेय, प्राकृतिक, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका तो बिल्कुल हलवा प्रश्न है बच्चों, आप लोग को तो मालूम ही होगा सब किसी को। ये आपका अपरिमेय संख्या है। रूट के अंदर कोई भी संख्या हो और यदि उसका क्या हो, पूर्ण वर्ग नहीं निकलता हो, तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। √9 है एक। √9 जो है ये कैसी संख्या है? तो यहाँ पर अगर ध्यान देंगे आप लोग तो √9 इसका अगर हम लोग अभाज्य गुणन करेंगे तो 3 गुना 3, और यहाँ पर आ गया 3 किस में आ गया बच्चों? जोड़ा में आ गया। जब जोड़ा में होता है तो यहाँ पर क्या निकालेगा? एक बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकल जाएगा स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, यानी कि वर्ग भी खत्म हो जाएगा, मतलब कि स्क्वायर, और रूट भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मुख्य रूप से बच जाएगा 3। तो 3 कैसी संख्या है? 3 हमारा परिमेय संख्या है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाई है एक। पाई कैसी संख्या है? तो पाई के बारे में बताना है आपको। तो पाई का जो मान होता है बच्चों 22/7, ये होता है परिमेय संख्या, जबकि आपका पाई होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको 2 से 3 बार पूछा हुआ है। तो पाई एक आपका अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर आपको पूछेगा पाई का मान 22/7 ये कैसी संख्या है, तो ये आपका परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। जितने भी परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है? एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक संख्या, एक वास्तविक संख्या। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जितने भी नंबर होंगे बच्चों, जितने भी नंबर कलेक्शन होंगे, सारे के सारे नंबर, जैसे प्राकृतिक हो, पूर्ण हो, पूर्णांक हो, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, प्राकृतिक संख्या,
जितने भी है बच्चों सब के सब क्या है आपका वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ जाते हैं। किसके अंतर्गत? वास्तविक संख्या के अंतर्गत। तो हमारा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि जितने भी नंबर है सबका कलेक्शन, सबका संग्रह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग क्या करते हैं नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। अगला प्रश्न है पाई का मान जो है 22/7 ये कैसी संख्या है? तो अभी मैंने ऊपर बताया था आपको 22/7 एक आपका परिमेय संख्या है, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर आप देखेंगे तो 2 होती है बच्चों। कितनी होती है? 2। और अगर आपको पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है तो होती है 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आप बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 13वें नंबर का, निम्नलिखित में सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या बताना है। अभी मैंने ऊपर में बताया आपको सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। ये सारे प्रश्न आपको आया हुआ है बच्चों, ये सब प्रश्न आपको 100% आना ही आना है। इसमें मुख्य रूप से हम लोग वैसे प्रश्नों को सोल्यूशन कर रहे हैं ज़्यादा जो आपको कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ सीधा जाकर के गोला भर देंगे। यहाँ पर कोई सोल्यूशन करने का ज़्यादा जरूरत पड़ेगा नहीं। ये सारे सिंपल प्रश्न है, लेकिन बार बार आपको पूछा जाता है, आप लोग फिर भी बहुत बार गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा सही से समझ करके जाइएगा। अगला प्रश्न है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और यहाँ पर होगा भाज्य संख्या, दोनों का योगफल कितना होगा, जोड़ कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं भाज्य संख्या सबसे छोटी 2 और इसमें जो हमको जोड़ निकालने बोला योगफल, तो 2 प्लस सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, 2 और 4 का जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 4 6। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का महत्तम समापवर्तक कितना होगा बच्चों? ये भी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। तो यहाँ पर आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी है? 4। अब दोनों का क्या निकालेंगे हम लोग? मुख्य रूप से गुणनफल निकालेंगे, अभाज्य गुणनफल। तो अभाज्य गुणनफल होगा 2 गुना 1 और 4 का कितना निकलेगा? तो 4 का निकलेगा 2 गुना 2। अब यहाँ पर कॉमन कौन आ जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, है ना? 2 कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन आ गया। जितना जो वोमेनिस्ट आता है यानी कि कॉमन आता है वही उसका क्या कहता है? मुख्य रूप से वही उसका महत्तम समापवर्तक हो जाता है। तो हमारा 2 इसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तरीका है? यानी कि आप लोग यूक्लिड विभाजन जो आप लोग पढ़ में है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग किस चीज़ को ज्ञात करने के लिए करते हैं? तो 100% यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा बच्चों? महत्तम समापवर्तक HCF निकालने के लिए आप लोग करते हैं। किसके निकालने के लिए करते हैं? HCF। 100% मैं आपको लिख के दे रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर आप लोग लिख करके लेके जाओ। अगर 2 अंक आपको लिख कर आप लोग को अपना मार्कशीट में जोड़ना है तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक प्रश्न आपको 100% आएगा, आपको देगा 45 और 60 का महत्तम समापवर्तक यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा प्रयोग की निकालिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक प्रश्न रहेगा, लघु उत्तरीय प्रश्न में 2 अंक आप लोग अपना कॉपी में लिख लीजिए अपना मार्क्स में। चलिए प्रश्न है यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक का मान कितना होगा, या धनात्मक समपूर्णांक का रूप कैसा होगा? तो यदि p एक कैसी संख्या हो बच्चों? पॉजिटिव नंबर हो तो हमको धनात्मक समपूर्णांक बोलते हैं। तो समपूर्णांक कैसा होता है बच्चों? सम संख्या मतलब वैसी संख्या जो 2 से भाग लग जाए। तो 2 4 6 8 ये सारे क्या है आपका? मुख्य रूप से ये आपका सम संख्या है। तो हमको पूछ रहा है कि धनात्मक समपूर्णांकों का रूप पूछ रहा है, तो रूप कैसा होगा उसका? 100% बच्चों यहाँ पर देखिएगा, अगर सही से ध्यान दीजिएगा तो ये 2 जो है ये सम संख्या है, 4 क्या है? सम संख्या। तो यदि 2 में 2 जोड़ दें तो क्या होता है? ये आपका मुख्य रूप से यानी कि 2 को 2 से गुना कर देते हो तो सम संख्या, यानी 2 किसी भी संख्या को 2 से गुना कर देंगे तो वह हमेशा सम संख्या होती है। तो यहाँ पर p एक धनात्मक संख्या, यदि इसको हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो ये हमेशा क्या निकलेगा? सम संख्या निकलेगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा हुआ है आपको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। ये भी क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आया हुआ है। तो कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक हो बच्चों, पॉजिटिव नंबर हो, मान लीजिए कोई भी एक संख्या q, मान लीजिए q की जगह आपने ले लिया 2। ठीक है, अब प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक निकालना है आपको। अच्छा, विषम पूर्णांक किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जो 2 से भाग नहीं लगता हो, जैसे 3 5 7 9 11, ये सारे क्या है? ये मुख्य रूप से विषम संख्या है। तो विषम संख्या कैसे निकालेंगे? तो विषम संख्या निकालने का सिंपल रूप है बच्चों, किसी भी यानी कि 2 4 6 इससे गुना करके उसमें 1 जोड़ दीजिए, आसानी से निकल जाएगा विषम संख्या। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 6q + 1, ये हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे मैंने अगर एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए q की जगह एक आप संख्या ले लिए 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करें? इस 2 को हम लोग 6 से गुना कर देते हैं। तो 2 को गुना कर देते हैं 6 से, तो कितना हो गया? 6 दूना 12। और इसमें क्या करते हैं? 1 जोड़ देते हैं, 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। 13 कैसी संख्या बच्चों? विषम संख्या है ना? इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 तथा 60 का महत्तम समापवर्तक होगा। तो 45 और 60 का जो महत्तम समापवर्तक होगा इसमें से कौन होगा? यानी कि HCF आपको निकालने बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? आसानी से कर लेंगे दोनों का अभाज्य गुणनखंड। तो 45 का होगा 3 3 × 9 9 × 5 = 45। इस प्रकार से 60 का कितना होगा? तो 60 का होगा 2 गुना
फिर उसके बाद होगा 30, तो 30 का हो जाएगा 2, फिर उसके बाद होगा 3, फिर उसके बाद हो जाएगा 5, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 5 60 हो जाएगा। अब इसमें कॉमन कौन आ रहा है, कॉमन देखिए आप लोग सही से, कॉमन में ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपका कौन कौन कॉमन आएगा बच्चों, ये 3 आपका एक कॉमन आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा, और ये आपका यहाँ से एक 5 आ जाएगा। तो 5 गुना 3 ये जो कॉमन आता है उसी को तो हम लोग निकाल लेते हैं एचसीएफ के लिए। तो 5 गुना 3 कितना होता है 15, ये इसका क्या हो जाएगा मुख्य रूप से एचसीएफ हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 15। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 96 का अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है किसका, 96 का। तो 96 का हम लोग निकाल करके देख लेते हैं। 96 का तो 2 गुना कितना हो जाएगा 48, तो 48 का आधा कितना हो जाएगा 24, 24 का आधा कितना हो जाएगा 12, 12 का आधा कितना हो जाएगा 6, 6 का आधा कितना हो जाएगा बच्चों मुख्य रूप से 3। देखिए इस प्रकार से, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 त्या 48, 48 दूना 96 है ना, 96 आ गया। तो हमको पूछ रहा है इसका अभाज्य गुणनखंड, तो हमको कितना यहाँ पर दो कितना बार आया है मुख्य रूप से, ध्यान देंगे आप लोग, तो 2 आपका आया है मुख्य रूप से 5 बार, कितना बार आया 2 5 बार आया। अच्छा 3 कितना बार आया, 3 आया एक बार, तो 2 का पावर 5 गुना 3 का पावर 1, 2 का पावर 5 गुना 3 का पावर 1 कहाँ पर है, सी ऑप्शन हमारे दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 5005 के कितने मुख्य रूप से गुणनखंड होंगे, 5000 जो 5 है इसका आपको गुणनखंड पूछ रहा है। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे बच्चों 5005 का निकालेंगे, तो 5005 का निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए हम लोग लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा 100%, तो 5 से कर देते हैं, 5 एकम 5, यहाँ पर हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 0, 5 एकम 5, 1001 आ गया। अब इसका कोई और गुणनखंड होगा बच्चों, देखिए तो 1001 और किसी भी संख्या से और 100% और नहीं करने वाला, तो यहाँ पर आपका इसका क्या हो जाएगा बच्चों गुणनखंड 2 हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर का 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा, ये भी क्वेश्चन आप लोग को बार बार पूछा जाता है इस प्रकार से। तो आप लोग को ध्यान रखना है, ये आपको आप लोग जो पढ़े हैं बच्चों मुख्य रूप से अंक गणित के आधारभूत पढ़ में, जो पहला चैप्टर में है आपका वास्तविक संख्या वाला चैप्टर में, वहीं पर आप लोग पढ़े होंगे ये सब चीज़। तो यहाँ पर मुख्य रूप से हम लोग करते हैं 156 का अभाज्य गुणनखंड पहले निकाल लेते हैं। तो 156 का निकालेंगे तो कैसे, तो हो जाएगा 2, अच्छा कितना कितना दुना होता है बच्चों 156, तो मुख्य रूप से 75 दुना 150 होता है और 78 दुना 156 होता है। तो 78 हो गया, 78 हो गया, तो 78 का फिर आधा कितना होगा, तो 78 का आधा कितना हो जाएगा बच्चों मुख्य रूप से 34, 34 का आधा कितना हो जाएगा तो 17, तो इस प्रकार से हो गया 17 दुना 34, 34 दुना 78, 78 दुना 156 है ना। अब यहाँ पर आपको निकालना है कि 2 का घातांक, तो 2 कितना बड़ा है, 2 आपका आया है 3 बार, तो 2 जितना बार आया है उतना ही उसका घातांक हो जाएगा, तो 2 3 बार आया है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 2 लगातार संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है। तो 2 लगातार जो संख्याएं होती है उनका महत्तम समापवर्तक कितना होता है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है 2 लगातार संख्या अगर ले लेते हैं, मान लेते 2 और 3, इसका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो हमेशा कितना होगा 1 होगा। कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 2 लगातार संख्या 4 और 5, इसका भी महत्तम समापवर्तक 1 होगा। आप लोग को याद रखना है, कैसे ऐसे भी निकाल कर देख सकते हैं, जैसे आप लोग 2 और 3 लिए तो 2 का कितना होगा बच्चों अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 1, 2 गुना 1, 3 का कितना होगा तो 3 गुना 1। अब यहाँ पर एक कॉमन आ रहा है, बाकी कोई कॉमन आ रहा है नहीं ना, अब जो उभयनिष्ठ आता है वही उसका क्या करता है महत्तम समापवर्तक कहलाता है, तो हमारा 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24वें नंबर का, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लघुत्तम समापवर्तक का मान कितना होगा। ए और बी कैसी संख्या है, मुख्य रूप से आपका अभाज्य संख्या दिया हुआ है। तो अभाज्य संख्या अगर दिया हुआ रहता है बच्चों, तो लघुत्तम समापवर्तक अगर आपको जब भी पूछेगा इस प्रकार से, तो आपको दोनों संख्या को गुना कर देना, तो ए गुना बी कर दीजिए, सीधा सीधा राइट हो जाएगा, तो ए बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर इस स्थिति में आपको अगर पूछे कि महत्तम समापवर्तक कितना होगा और 2 अभाज्य संख्या हो, तो दोनों अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा 1 होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 6, 8 और 22 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। आप लोग को एक प्रश्न इस प्रकार से आपको आना ही आना है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से आएगा, सेम टू सेम नहीं आएगा तो कम से कम थोड़ा सा अंक या संख्या तो बदल देगा, लेकिन प्रश्न आपको इसी मॉडल में आने वाला है। 6, 8 और 22 का, तो 6 का सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 2 गुना 3। अच्छा 8 का कितना होगा तो 2 गुना 2 गुना 2 है ना, इस प्रकार से हो जाएगा। अच्छा 22 का कितना होगा तो 2 गुना 11। अब हमको क्या पता चला कि यहाँ पर कॉमन हम लोग निकाल लेते हैं, तो कॉमन कौन कौन आएगा, तो यहाँ पर 1 2 कॉमन आ जाएगा है ना। उसके बाद और कोई कॉमन है बच्चों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर और है ही नहीं कोई संख्या, तो 2 कॉमन आ गया, इसलिए इसका कौन एसएफ कितना हो जाएगा बच्चों, इसका एसएफ हो जाएगा 2, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 संख्याओं के गुणनफल 8670 है, 2 संख्या है और उनका गुणनफल दिया हुआ है 8670 और उसका महत्तम समापवर्तक 17 है, तो उसका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो आप लोग जानते होंगे बच्चों, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ है ना, जानते हैं ना इसको। चलिए एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, तो अब हम लोग को दिया हुआ है कि दोनों संख्या का गुणनफल दिया हुआ है कितना, तो 8670 और उसका हमको लघुत्तम समापवर्तक यानी कि ये महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है एचसीएफ 17। तो हम लोग एलसीएम निकालने का फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एचसीएफ है ना, जो उसका दिया हुआ है। तो अब हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लोग का हो जाएगा लघुत्तम समापवर्तक बराबर 8670 बटे कितना हो जाएगा बच्चों 17।
17 को आप भाग दीजिए, ये 86 70 को भाग दीजिए 17 से, तो कितना हो जाएगा 17 पंचे 85। उसके बाद हो जाएगा आपका 1 बजेगा, तो 17 कम 17 510 हो जाएगा। 510 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? 510 हमारा डी ऑप्शन में दिया हुआ है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27वें नंबर का, यदि a बराबर 2 का पावर 3 गुना 3 गुना 5 और b बराबर 2 का पावर 4 गुना 5 गुना 7 हो तो महत्तम समापवर्तक कितना होगा? यानी कि आपको दिया हुआ पहली संख्या 2 का पावर 3 गुना 5, दूसरी संख्या दिया हुआ है आपको 2 का पावर 4 गुना 5 गुना 7। अब आपको पूछ रहा है महत्तम समापवर्तक, एक और बी का महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक के लिए क्या करते हैं बच्चों आप लोग? तो आप लोग मुख्य रूप से उभयनिष्ठ देखते हैं कि आप लोग दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है। तो दोनों में यहाँ पर आप लोग सही से ध्यान देंगे तो यहाँ पर 5 और 5 कॉमन आ रहा है। चलो 5 और 5 हो गया। यहाँ पर है 2 का पावर 3 और यहाँ पर है 2 का पावर 4, मतलब कि कम कौन है? तो 2 का पावर 3 दोनों में है, 2 का पावर 3 दोनों में, मतलब कि 2 का पावर 3 कॉमन आ जाएगा। तो 2 का पावर 3 कॉमन आ गया और 5 कॉमन आ गया, तो दोनों का आप लोग गुणनफल निकाल दीजिए। तो 2 का पावर 3 यानी कि 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 8 गुना 5 कितना होता है 40। 40 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका महत्तम समापवर्तक होगा। तो मैंने अभी बताया ऊपर में आपको कि यदि दो संख्या हो और वो दोनों अभाज्य संख्या हो तो उसका महत्तम समापवर्तक हमेशा 1 होता है। कितना होता है? 1। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6x का पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? यानी एक संख्या है जिसका है आपका 6x का पावर y, ये 4 और y, उसके बाद दूसरी संख्या है आपका 12xy। अब देखिए इसमें हमको महत्तम समापवर्तक निकालने बोला है। तो महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? मुख्य रूप से एसएफ निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों? कॉमन देखते हैं। तो 6 और 12 में कितना क्या कॉमन आ सकता है? तो 6 कॉमन आ जाएगा, है ना। 6 और 12 में क्या कॉमन आएगा? तो 6 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि इसके पास 6, तो 6 दूना 12 यानी कि 6 कॉमन आ गया। एक्स का पावर 4 है यहाँ पर, और यहाँ पर एक्स है, मतलब कि एक्स कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर वाई है और यहाँ पर भी वाई है, तो वाई कॉमन आ जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा बच्चों? 6xy। 6 और xy कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन में हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिया हुआ है सेम टू सेम, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया एडिटिंग करने में, तो कोई ये टाइपिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इनमें से वहाँ पर आपको राइट ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 2 धनात्मक पूर्णांकों ए तथा बी के लिए महत्तम समापवर्तक ए और बी का गुना लघुत्तम समापवर्तक ए और बी का कितना होता है? तो आप लोग याद होगा आप लोगों को बच्चों कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो हमको ऑलरेडी ये दिया हुआ है, यानी कि आपको पूछ रहा है कि एलसीएम गुना एचसीएफ जो दोनों संख्या का होगा वो कितना के बराबर होगा? तो ए गुना बी के बराबर होगा। तो ए गुना बी ऑप्शन में दिया हुआ, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 31वें नंबर का, एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल कितना होता है? एक अशून्य यानी कि शून्य को छोड़ करके कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए। मान लीजिए मैंने ले लिया एक परिमेय संख्या 2। अच्छा, अब पूछ रहा है कि एक अपरिमेय संख्या, कोई भी एक अपरिमेय संख्या ले लीजिए आप लोग। तो मान लीजिए आपने लिया 2 √2, तो ये दोनों का गुणनफल जो होगा ये कैसा होगा? तो इन दोनों का गुणनफल कैसा होगा बच्चों? आप लोग देखिए तो सही से। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान देंगे तो दोनों का गुणनफल हमेशा आपको अपरिमेय प्राप्त होगा। हमेशा अपरिमेय प्राप्त होगा कि देखिए यहाँ पर √2, यहाँ पर आपका 2 है, तो इस प्रकार से हमारा हमेशा अपरिमेय होगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? आपको इन चारों में से बताने की परिमेय संख्या कौन है इसमें से। तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ 1/√144, √144। अब 1/√144 किसका वर्ग होता है? तो 12 का वर्ग होता है, 12 बरांग 144। तो यहाँ पर 1/12, 1/12 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा, तो और आगे चेक नहीं करेंगे, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n का मान कितना होगा? √n का मान आपको पूछ रहा है। तो आपको बताना है कि n कैसी संख्या है, पहले बता रहा है आपको प्राकृतिक संख्या। तो हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं n बराबर ले लेते हैं मान लीजिए 2, और एक जगह ले लेते हैं n बराबर 4, और दोनों में रूट कर देते हैं। तो √2 का अगर 2 के ऊपर रूट चढ़ाएंगे तो √2 हो जाएगा, और 4 के ऊपर रूट चढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? तो 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। तो हमको पता चला कि एक स्थिति में हमको अपरिमेय संख्या प्राप्त हुआ, एक स्थिति में हमको परिमेय संख्या प्राप्त हुआ। तो हमको पता चला कि कभी प्राकृतिक प्राप्त होगा और कभी अपरिमेय संख्या, मतलब कि कभी प्राकृत और कभी अपरिमेय। डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन अलग है? इन चारों में से आपको कौन सा अलग दिख रहा है, आप लोग बताइए। तो 3/5 ये बिल्कुल आपका है, 25/9 सेम टू सेम है। अच्छा, √2/5 और √16/4। तो √16/4 को अगर सही से देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे √16/4, तो 16 का निकल जाएगा, कितना हो जाएगा? 4, और इसके अंदर भी रूट है तो यहाँ पर हो जाएगा 4/2। तो इस प्रकार से आपको पता चला कि ये भी आपका परिमेय संख्या। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन ये सारे परिमेय संख्या हैं। बाकी जो आपका बी ऑप्शन में दिया हुआ है बच्चों
ये सी ऑप्शन में √2/5 ये आपका कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो ये आपका अलग है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार ये अशांत है, यानी कि जो दशमलव प्रसार है इनमें से किसका जो है अशांत होगा। तो आप लोग जानते होंगे दशमलव प्रसार, ये जो प्रसार होगा उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, शांत कब होता है, तो शांत होता है जब उसको क्या होगा, हर में यानी कि नीचे में मुख्य रूप से 2 का पावर कुछ हो, 2 का पावर m हो, और गुना में किसका पावर बच्चों, मुख्य रूप से 7 का पावर n हो, है ना, इस प्रकार से। तब हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये क्या होगा आपका मुख्य रूप से शांत होगा इसका। तो यहाँ पर आपका देखिएगा सही से 23/50 है, 23/50 है, 39/243, 25/16, और यहाँ पर आपका ये डी ऑप्शन में देखिएगा तो 13/625 है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका गुणनखंड 2 और 7 नहीं आएगा। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार जो है प्रसार वो शांत है, आपको शांत बताना है इन चारों में से, इन चारों में शांत बताना है। तो यहाँ पर 3/8 ये तो आपका यही आपका सीधा सीधा हो जाएगा, क्योंकि आप लोग भाग दे करके देखेंगे तो 0 पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा 30, तो 8 × 24 कितना हो जाएगा बच्चों, 6 बजेगा, 8 7 है 56, उसके बाद 8 5 40, तो हमारा पहला ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों का निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है, आपको बताना है रैखिक बहुपद इनमें से कौन सा है। तो रैखिक बहुपद यानी कि जिस बहुपद का घात क्या हो, 0 हो, वो क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद। तो हमारा पहला ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला ऑप्शन देखिएगा तो 2x - 9√5, तो यहाँ पर ये आपका बहुपद है, और बहुपद में x का घात 1 है, इसलिए हमारा ये आपका रैखिक बहुपद है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक त्रिघाती बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो त्रिघाती बहुपद के शून्य कितने होते हैं बच्चों, तो जितना घात होता है उतना उसका शून्यक होता है। तो त्रिघात मतलब कि 3 घात, 3 घात तो 3 इसका शून्यक भी होगा, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहुपद m³ - 3m² - m + 3 के शून्यकों का योग कितना होगा। आपको शून्यकों का योग पूछ रहा है बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग शून्यकों का योग जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -d/a। इस प्रकार से आप लोग निकाल लेंगे ना, यहाँ पर निकाल करके बता दीजिए आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कौन सा होगा यहाँ पर आपका राइट आंसर बच्चों। राइट आंसर इसमें से आप जल्दी से बताइए तो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है समीकरण bx² + bx + c = 0 का विवेचक क्या होगा। तो विवेचक निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों, तो होता है d = b² - 4ac, b² - 4ac। अब हम लोग लगा देंगे b² की जगह कौन है, तो b है, तो b² हो गया, -4 4 हो गया, a की जगह कौन है, a की जगह है b, तो b हो गया, c की जगह कौन है, तो c की जगह c, तो b² - 4bc, b² - 4bc कौन सा ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि x - y = 2 हो और x + y = 10 हो तो x और y का मान कितना होगा। तो x और y का मान निकालने के लिए दोनों समीकरण को क्या कर लेंगे हम लोग, सॉल्यूशन कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो x - y = 2, x + y = क्या हो 10 हो, तो दोनों को हम लोग जोड़ कर देते हैं, तो जोड़ेंगे तो -y और +y कट जाएगा, x और x 2x हो जाएगा, 10 और 2 12 हो जाएगा, तो 6 दूना 12 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा 6, x का मान 6 कहाँ पर दिया हुआ है आपको, सी ऑप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा किसी भी ऑप्शन में x का मान 6 नहीं है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है AP है एक आपका समांतर श्रेणी, और यहाँ पर मुख्य रूप से 10 7 4 इस प्रकार से चल रहा है, और 30वां पद आपको निकालने के लिए बोला है। तो 30वां पद निकालना यानी कि A30 का मान आपको क्या होगा, ये इसका ज्ञात करने बोला है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, A का मान कितना दिया हुआ है, तो A का मान हमारा आपका है 10, और D का मान कितना होगा, तो D का मान निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, 7 - 10 यानी कि A2 - A1, तो 7 - 10 करेंगे तो -3 हो जाएगा। अब हम लोग निकाल लेते हैं A30 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, A प्लस यानी कि 10 + n-, तो n की जगह 30 - 1 इंटू डी की जगह कौन है -3। अब यहाँ पर कर लीजिए सोल्यूशन इसको, 10 + 30 से 1 चला गया, कितना हो गया 29 हो गया, 29 गुना कितना हो गया बच्चों -3। अब यहाँ पर कर लीजिए 10 + 29 को -3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -87, कितना हो जाएगा बच्चों -87। अब -87 से 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -77 सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 5 8 11 का कौन सा पद 383 है। आपको 383 कौन सा पद होगा इसमें से बताना है आपको। तो यहाँ पर राइट आंसर कैसे निकालेंगे हम लोग बच्चों, तो यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे। ए का मान कितना है 5, डी का मान सार्वअंतर कितना है तो 8 - 5 यानी कि A2 - A1 यानी कि 8 - 5 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। हमको निकालना है कि कौन सा पद 383 है, मतलब हमको n का मान निकालना है ना। तो an बराबर क्या हो जाएगा 383। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला लगा देंगे तो a + n - 1, तो a प्लस यानी कि 5 + n - 1, n का मान निकालना है -1 इंटू डी का मान 3 है और इस बार हो जाएगा 387 है ना। अब इस बार से क्या करेंगे बच्चों, ये 5 प्लस में इस बार है तो उस बार जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, तो 387 से 5 घट जाएगा, तो 387 से 5 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, मुख्य रूप से 382। तो n - 1 बराबर 382 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आपको इस प्रकार से आप लोग काट करके करेंगे तो सोल्यूशन यहाँ पर आपका आसानी से निकल करके 126 इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 127 आएगा बच्चों, यहाँ पर 127 आएगा।
अगला प्रश्न आपका एक्स माइनस एक्स अक्ष का समीकरण है। एक्स अक्ष का जो समीकरण होता है क्या होता है, तो आप लोग को याद रखना कि एक्स अक्ष का जो समीकरण होता है वो होता है y बराबर जीरो, y बराबर जीरो। और जब आपको y अक्ष का पूछेगा तो आपको लिखना है x बराबर जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक्स अक्ष का पूछ रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न है, बिंदु -12 -18 का भुज क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग को मालूम होना चाहिए, जो एक्स निर्देशांक होता है वो कहलाता है भुज, और जो वाई निर्देशांक होता है वो कहलाता है कोटि। तो आपको पूछ रहा है भुज, इसलिए -12 इसका भुज हो जाएगा और -18 क्या हो जाएगा, कोटि हो जाएगा। अगला प्रश्न है वाई अक्ष का समीकरण होता है। तो अभी मैंने ऊपर में बताया था वाई अक्ष का जो समीकरण होता है वो होता है एक्स बराबर जीरो। एक्स बराबर जीरो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा दिया हुआ ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये सीधा सीधा आपको फॉर्मूला से पूछ लिया गया है। तो 1 + tan स्क्वायर ए का मान होता है सान ए, क्या बोलते हैं, सेक स्क्वायर ए। क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यानी कि ए का मान 90 डिग्री है तो साइन ए माइनस कोस ए का मान कितना होगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस कोस 90 डिग्री, इस प्रकार से कर देंगे 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, कोस 90 डिग्री का मान होता है 0। तो 1 से 0 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न है, 2 कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा। तो 2 × कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दो, स्क्वायर का मान रहने दो। कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 60 डिग्री का मान होता है बच्चों 1/2। तो 1/2। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 × 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4। अब यहाँ से 2 का 2, ये 2 दूना 4 कट जाएगा तो 1/2। 1/2 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न है, tan 45 डिग्री अनुपात tan 60 डिग्री का कितना होगा, यानी कि दोनों का अनुपात निकालेंगे। तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1 और tan 60 का मान होता है √3। तो हमारा हो जाएगा 1:√3, 1:√3। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि 2 sin a बराबर 2 हो तो a का मान कितना होगा, यानी कि 2 sin a बराबर कितना हो, 2 हो। तो हमको a का मान यानी कि थीटा का मान पूछ रहा है। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर कितना बचेगा 1। तो साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है बच्चों, तो साइन 90 डिग्री। तो a बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री का मान। तो a हमारा ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट आप जल्दी ही समाप्त होने वाला बच्चों 2-3 प्रश्न है मुख्य रूप से। यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। आपको बताना है कि उदग्र एक खंभा है बच्चों खड़ा, और इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई इसकी छाया, दोनों का जो छाया और ऊंचाई की जो लंबाई है दोनों समान है। तो हमको थीटा पूछ रहा है, ये आपका उन्नयन कोण पूछ रहा है। इसका मान कितना, मान लीजिए अगर लंबाई 1 है तो ये भी 1 मीटर होगा, अगर ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर होगा, है ना। तो 1 मीटर है तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि ये हो गया आपका पी और ये हो गया आपका बी। तो पी और बी में कौन संबंध बताता है, तो tan थीटा बराबर p/b। तो 1/1 कितना हो जाएगा बच्चों, tan थीटा बराबर 1। तो थीटा का कितना डिग्री मान, tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो 45 डिग्री। 45 डिग्री कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है, यानी कि एक छड़ है, एक इसका मान लीजिए 1 मीटर, तो इसकी जो मुख्य रूप से छाया है वो है आपका √3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मुख्य रूप से पूछ रहा है सूर्य का उन्नयन जो कोण होगा वो कितना होगा। तो हम लोग फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे, tan थीटा बराबर p/b। तो p का मान है 1 और यहाँ पर √3 नीचे है तो √3। तो tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए 3, ये tan जो है 30 डिग्री मान 1/√3 होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट और अंतिम प्रश्न है, एक खंबे की छाया उसकी लंबाई का √3 गुना है, यानी कि एक मान लीजिए खंबा है, इसकी अगर लंबाई कितनी हो 1 है तो इसकी जो छाया है इसका 3 यानी कि √3 गुना है। तो 1 × √3 कितना हो जाएगा, √3। हमेशा ऐसे ही बनाना आप लोग को, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपको थीटा निकालना है, तो थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, tan थीटा बराबर फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे। तो 1/√3, 1/√3 कितना डिग्री का मान होता है, अभी बताया 30 डिग्री। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार का एक प्रश्न आपको आएगा, इसलिए यहाँ पर मैं ज़्यादा प्रश्न आप लोग को सोल्यूशन करा दिया। ठीक है, चलिए अच्छा लगा होगा ये सेशन, आप लोग को बहुत अच्छा ज़्यादा लगा हुआ, और कहीं पर किसी प्रकार की समस्या नहीं रही होगी। चैनल में न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्त यार को शेयर भी कर दीजिए। पढ़ते रहिए अच्छी तरह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।